तो गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये विजन के 6 नवंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज के फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आरबीआई अनाउंसेस को लेंडिंग मॉडल स्कीम फॉर बैंक्स एनबीएफसीज फॉर प्रायोरिटी सेक्टर। तो गाइस ये जो न्यूज़ है जीएस3 इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। तो गाइस देखिए काफ़ी लोगों को मेरी स्पीड से मतलब दिक्कत रहती है, बट मैं काफ़ी बार ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन जो मेरा नेचुरल फ्लो है या फिर जो मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ वो मैं अपनी नेचुरल स्पीड में ही दे सकती हूँ। तो अगर आपको लगता है यार तेज़ है तो यार थोड़ा सा 0.75 स्पीड पे देख सकते हो, और जिनको लगता है कि स्लो है वो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो भाई यूट्यूब का बेस्ट फीचर तो यही है ना कि आप अपने स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसका यूज़ करिए। ठीक है, तो चलिए हम अपनी फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। देखो को लेंडिंग मॉडल क्या होता है। को लेंडिंग का मॉडल ये होता है मतलब कि देखो उधार देना। अब इसमें क्या होगा, जो बैंक्स और एनबीएफसी दोनों मिलके क्या करेंगे, लेंड करेंगे किसी भी बोरवर को। ठीक है, अब प्रायोरिटी सेक्टर के लिए काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है। देखो इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का एम क्या होता है। हमारा एम इसमें यही होता है कि हम क्या कर सके, जो हमारी इकोनॉमी के वल्नरेबल सेक्टर्स हैं उनको हम क्रेडिट पहुंचा सकें, जो बैंक्स के लिए चाहे अट्रैक्टिव ना हो या उनके लिए प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन हम फिर भी हमें उनको क्रेडिट देना ही देना है। जैसे हमें पता है कि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे मोस्टली क्या फार्मर्स लोन को नहीं दे पाते, तो एंड में गवर्नमेंट क्या करती है, माफ़ करती है। तो इसमें क्या होता है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट को ये लोगों को लोन दे के प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन हमें फिर भी उन्हें क्या करना होता है, लोन देना पड़ता है, एमएसएमईज को हमें देना पड़ता है। तो वो सेक्टर्स ऐसे होते हैं, वो वल्नरेबल सेक्टर्स होते हैं जिनको हमें क्रेडिट देना ही होता है, चाहे वो हमारे लिए बैंक्स के लिए वो प्रॉफिटेबल ना हो। ठीक है, प्रोविजंस किया है पीएसएल के लिए, जो भी प्रोविजंस है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए वो हर एक कमर्शियल बैंक के लिए मतलब कि अप्लाइड है, इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स के लिए भी, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी, लोकल एरिया बैंक के लिए भी, साथ में जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अदर देन जो सैलरी अर्नर बैंक्स होते हैं, जो भी इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं आरबीआई के द्वारा, उन सबको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के अंडर है, वो उन सबको अप्लाई करना होता है। जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं या जो भी फॉरेन बैंक्स हैं उनको क्या करना होता है, जो भी अपने लोन्स हैं 40% लोन्स उन्हें इन सेक्टर्स को देना ही देना होता है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि उन्हें अपने 40% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट उन्हें इन सेक्टर्स को देना ही देना होता है। इसके अलावा जो रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनको अपने 75% लोन को एलोकेट करना होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। ठीक है, तो गाइज ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कितने देते हैं, वो 40% देते हैं, जबकि जो रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, या जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए वो 75% एलोकेट कर सकते हैं। जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, वो पहले 40% था, लेकिन अभी इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 75%। कब तक, 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक। इसके अलावा ये आपको पता ही होगा प्रायोरिटी सेक्टर में हम किस किस सेक्टर्स को काउंट करते हैं, एग्रीकल्चर, एमएसएमईज दैट इज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। ठीक है, तो ये सेक्टर्स हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर कवर होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूज़ में क्या है। देखो जो को लेंडिंग मॉडल है इसका फोकस यही है कि हम क्या कर सके, क्रेडिट फ्लो को इम्प्रूव कर सके उन सेक्टर्स में जो अनसर्व्ड हैं, जो अंडर सर्व्ड सेक्टर्स हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दे सके, ताकि हम अल्टीमेट क्या मतलब कि उन सेक्टर्स को हम क्या कर सके, उनके जो बेनिफिशरीज हैं उनको बेनिफिट पहुंचा सके एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, कंसीडरिंग ये कंसीडर करके कि हम क्या कर सके, जो बैंक्स हैं वो कोऑपरेट करें किसके साथ, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी साथ, मतलब कि बैंक्स और एनबीएफसी दोनों मिलके क्या करें, उन लोगों को, उन कंपनीज को क्या करें, क्रेडिट दें जो अनसर्व्ड हैं या फिर अंडर सर्व्ड हैं। ठीक है, इस स्कीम के अंडर क्या होता है, जो एनबीएफसी होते हैं वो हाँ मतलब किसके साथ मिलके, बैंक्स के साथ मिलके क्या करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं टू द प्रायोरिटी सेक्टर बोरोवर्स बेस्ड ऑन द प्रायर एग्रीमेंट। जो भी पहले एग्रीमेंट होता है कि भैया कितने इंटरेस्ट रेट पे मैं आपको पैसा लोन पे दूंगा, ये सब एग्रीमेंट को पहले जो प्रायर एग्रीमेंट है उसके अंडर हम क्या करते हैं, एनबीएफसी और बैंक दोनों मिलके क्या करता है, इन लोगों को क्या करता है, मनी उधार पे देता है। इससे पहले क्या था, बैंक को अलाउड था कि वो क्या कर सकता है, लोन्स को ओरिजिनेट कर सकता है किसके साथ, जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं। देखो गाइस आपको पता ही है जो एनबीएफसी होती हैं वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करती, तो इनको हम नॉन डिपॉजिट फाइनेंस कंपनीज भी बोलते हैं। इनके साथ क्या कर सकता है, अपने लोन्स को कोऑर्डिनेट कर सकता है। इसके अंडर क्या था कि ये बोला गया था, रिस्क शेयर किया गया था कि 20:80 में रिस्क शेयर होगा, मतलब कि एनबीएफसी 20
रेशो में मतलब कि उसका रिस्क शेयर होएगा और 80% किसका होएगा, बैंक होएगा। ठीक है, मतलब कि जो क्रेडिट भी इसी हिसाब से दिया जाएगा 20:80 के रेशो में, उसी तरह जो रिस्क होगा वो भी 20:80 के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। अभी क्या है सीएलएम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। को लेंडिंग मॉडल में क्या होता है, ज्वाइंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं क्रेडिट का बाय बोथ द एनबीएफसी एंड द बैंक, एंड ऑल्सो जो भी रिस्क या जो रिवार्ड होते हैं उनका भी शेयर होता है, वो दोनों में इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन जो आरबीआई गाइडलाइंस के जो है वो पहले 20:80 का था। एनबीएफसी क्या होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरफेस होता है फॉर द कस्टमर एंड शेल एंड टू, ये एनबीएफसी क्या है, लोन एग्रीमेंट में जा सकते हैं किसका, बोरोवर्स का। बोरोवर को हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट, अब उनसे हमने कितना वसूलना है वो कौन करते हैं, डिसाइड करती है वो बैंक और एनबीएफसी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम उस बोरोवर से कितना इंटरेस्ट रेट वसूल करेंगे। ठीक है, बोरोवर्स में बी चार्ज एंड ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट रेट एज में बी एग्रीड अपॉन बाय बोथ द लेंडर्स कन्फर्मिंग टू द एक्सटेंट गाइडलाइंस एप्लीकेबल टू बोथ। एक्सटेंट का मतलब होता है जो भी प्रेजेंट में जो गाइडलाइंस चल रही हैं जो भी उन दोनों पे एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग क्या है ये सब डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अभी हरियाणा रिजर्व 75% जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स फॉर द स्टेट रेजिडेंट्स। ठीक है, तो गाइज अभी क्या किया है हरियाणा ने, जो अपनी स्टेट की जो 75% जो प्राइवेट जॉब्स है उनको लोकल कैंडिडेट्स के लिए क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया। आपको पता है ये सेम क्या है आंध्र प्रदेश में भी किया गया था, लेकिन क्या है अभी वो उसके ऊपर क्या वो भी केस में चल रही है। ठीक है, अभी हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 को पास किया गया है। इसका एम यही है कि हम क्या करेंगे, जो हरियाणा के अंदर जो भी प्राइवेट ओन्ड कंपनीज है, जो सोसाइटी सिचुएटेड हैं जिनकी तनख्वाह 50,000 या उससे कम है, उसकी जो 75% जो जॉब्स हैं वो हम वहाँ के लोकल कैंडिडेट्स को देंगे। ठीक है, बिल के अंदर क्या है, एक एग्जेम्पशन क्लोज भी है। एग्जेम्पशन क्लोज का मतलब क्या है, कुछ इस तरह की जॉब्स होती हैं, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज इस तरह की होती हैं जहाँ पे आपको उस टाइप का स्किल्ड वर्कर नहीं मिल सकता जो उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हो, तो उस केस में वो एग्जेम्पशन क्लोज यूज कर सकते हैं और किसी और स्टेट को एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। ठीक है, द बिल ऑल्सो कंटेन एन एग्जेम्पशन क्लोज दैट कैन बी इन्वोक्ड इफ सुटेबल लोकल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री। सिमिलर लॉ ऑलरेडी आंध्र प्रदेश ने इनेक्ट किया गया, लेकिन अभी जो मैटर है उसको सब्जुडाइज किया गया है हाई कोर्ट में। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये न्यूज़ में रहता है। लेकिन ये लॉ कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो है उनको कहीं ना कहीं कॉन्ट्राविन कर दिया, जिसके अंडर क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एनीवेयर इन इंडिया। इसलिए क्या बिल को एसेंट चाहिए किसका, प्रेसिडेंट का, लॉ बनने से पहले। अब हरियाणा ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखो अभी क्या है लैंड ओनर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो उनका लैंड है वो किस लिए एक्वायर किया जा रहा है, फॉर प्राइवेट एग्रीकल्चर लैंड। इसके अलावा क्या अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और एग्रीकल्चर आपको पता है पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर रहता है, वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस में है। तो इसको एड्रेस करने के लिए क्या है हमने क्या किया है, हरियाणा के लिए सीट्स को वहाँ पे रिजर्व किया है, 75% प्राइवेट जॉब्स को रिजर्व किया। अब आपने पॉलिसी तो ले आए, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारी इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस को इफेक्ट करेगा। मतलब कि देखो अगर कोई बाहर की इंडस्ट्री है, वो अगर फॉरेन की कोई इंडस्ट्री है वो हरियाणा में अगर लगाएगी तो वो कहीं ना कहीं बाउंड हो जाएगी, क्योंकि वो तो अपने अकॉर्डिंग इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं ना, दे डोंट नो कि यार मैं हरियाणा में सेटअप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो उस पर इम्पैक्ट करेगा। देखो फॉरेन के जो कंपनीज होते हैं उनको तो अपने बेस्ट वर्क से मतलब होता है, लाइक उनको नहीं पता यार कि वो बंदा तमिलनाडु का है या वो बंदा वेस्ट बंगाल का है, उन्हें अपना बेस्ट क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, तो वो उसको लेंगे हम उनको। लेकिन अगर वो हरियाणा में लाइक गुड़गांव फरीदाबाद में कहीं भी सेटअप करते हैं जो कि हरियाणा में पड़ती हैं, अगर उनको हरियाणा का लेना पड़े तो उनके लिए भी क्या है, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा क्या जो हमारी इंडिया की जो यूनिटी है इसको भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इस तरह से क्या होंगे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो भी अपनी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, डिफरेंट स्टेट्स मूविंग फॉरवर्ड टू रिजर्व जॉब्स फॉर लोकल्स फर्स्ट। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंसल्ट्स नॉट ऑफेंस अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 अभी की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इश्यूज में कवर होगी आइदर इन GS1 और GS2। जो कि अभी क्या है सुप्रीम कोर्ट एक केस सुन रही है जहाँ पे अपर कास्ट के एक पर्सन ने एक कुछ मतलब कि अब्यूज़ किया या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करी है किसके अगेंस्ट, शेड्यूल कास्ट के पर्सन के अगेंस्ट। लेकिन वो किस इशू में उसने यूज़ की है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ होगा दोनों बंदों में, उसके अंदर क्या है अपर कास्ट के बंदे ने क्या किया, मतलब कि लोअर कास्ट के बंदे को, शेड्यूल कास्ट का जो बंदा है उसको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करी है, जिसकी वजह से क्या है जो अपर कास्ट का पर्सन है उससे अरेस्ट किया गया है अंडर द SC/ST एक्ट में। अभी क्या तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पहले, अब हम ये पढ़ लेते हैं, ये जो SC/ST एक्ट आया हुआ है दैट इज द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज 1989 का जो एक्ट आया था, इसको हमने इसलिए इनेक्ट किया गया था ताकि जो SC/STs जो
इनके अगेंस्ट जो भी एट्रोसिटीज़ होते हैं हम उनको प्रिवेंट कर सके और उनको सोशल इंक्लूजन प्रोवाइड कर सके। इसका एम हमारा यही था कि हम क्या कर सके, कौन कौन से एक्शंस हैं जो एक्चुअली हम क्या करते हैं उनको ऑफेंस ट्रीट करते हैं। देखो अभी क्या है, हर एक चीज़ का मिसयूज़ होता है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के जो इश्यूज़ होते हैं, जो केसेस होते हैं, उनका भी काफ़ी मिसयूज़ किया जाता है। उसी तरह क्या है, जो SC ST टाइप के जो एक्ट्स बने हुए हैं, इनको भी कहीं मिसयूज़ ना हो, इसलिए क्या है, कुछ एक्शंस हैं जिनको आउटलाइन किया गया अगेंस्ट SC ST, जिनको एज एन ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऑफेंस हैं जिनको स्पेशली आउटलाइन किया गया है, जैसे गार्लैंडिंग विथ फुटवियर, मैनुअल स्क्वेंजिंग, यू नो वेरी वेल, या फिर अगर हम SC ST को अब्यूज़ करते हैं बाय कास्ट नेम्ड इन द पब्लिक, ठीक है। इसके अलावा वो ऑफेंस जो इस लिस्ट में ऐड है उनको कॉग्निजेबल माना गया, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने ऐसा कोई एक्ट किया है जो मतलब कि SC ST एक्ट के अंदर है, तो उसमें क्या है, आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी विदाउट एनी वारंट, ठीक है। तो उन एक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉग्निजेबल बोलते हैं। तो भाई अभी जो केस में यही है कि जो ऑफेंस इसलिए हुआ है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर आपको कोई इंसल्ट करता है, लेकिन अगर वो इंसल्ट आपकी कास्ट को लेकर नहीं कर रहा है, लेकिन देखो उनके में क्या था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ है ना, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की वजह से उनमें गाली गलौज होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना उसने उनकी कास्ट को लेके उसको मतलब कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की है। तो अगर आप ओनली इंसल्ट कर रहे हो फॉर एनी अदर मैटर अपार्ट ऑफ कास्ट, तो आप उसको इस एक्ट के अंडर नहीं लेके आ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, एन ऑफेंस इज मेड आउट अंडर द लॉ ओनली इफ द insults were made on the account of the victim belonging to scheduled caste or the scheduled tribe। कि किसी भी ऑफेंस को हम इस एक्ट के अंदर तभी मानेंगे अगर कुछ ऐसा वर्ड आपने बोला, पब्लिक में बोला। लेकिन अगर सपोज करो आपने चार दीवारी में अगर आपने किसी को गाली दे दी या उस बंदे को आपने इंसल्ट कर दिया उसकी कास्ट को लेके, जहाँ पे कोई भी एक बंदा थर्ड बंदा ना हो, तो उसे हम ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द एक्ट, द वर्ड स्पोकन मस्ट बी इन एनी प्लेस विद इन द पब्लिक व्यू एंड नॉट विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे, वर्टिकल फार्मिंग न्यू मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स टू फीड द पॉपुलेशन। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेक्शन में कवर होगी। तो क्या अभी क्या वर्टिकल फार्मिंग की बात चल रही है, इससे क्या होगा, हम अपने फूड को देखो वर्टिकली लेयर्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं और वर्टिकली इंक्लाइन सरफेस पे ग्रो कर सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, वर्टिकल फार्मिंग में हम क्रॉप्स को इंडोर ग्रो करते हैं। देखो अभी क्या नॉर्मली अंडर द एयर मतलब कि अंडर द स्काई क्रॉप्स को उगाया जाता है, ये आपको सबको पता है, ठीक है। लेकिन वर्टिकल फार्मिंग के अंदर क्या होएगा, हम क्रॉप्स को इंडोर एरिया में ग्रो करेंगे, अंडर इसको हम आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, लाइट की, टेम्परेचर की। इसमें क्या होएगा, सोयल लेस मेथड यूज़ करेंगे, जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स एंड द एरोपोनिक्स। अब हम ये पढ़ लेते हैं हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स क्या होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होगा, काफ़ी को नहीं भी पता होगा। देखो गाइस आपको पता है किसी भी क्रॉप को उगने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो उसे सोयल से मिलते हैं। हाइड्रोपोनिक में हम क्या करते हैं, किसी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं वाटर में करते हैं, सोयल में नहीं करते, लेकिन हम जो उसको न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड करते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं, वाटर के थ्रू करते हैं विदाउट सोयल, ठीक है। एरोपोनिक्स में क्या होता है, इसके अंदर भी कोई ग्रोइंग मीडियम नहीं होता और ना ही कोई कंटेनर चाहिए होता है क्रॉप को उगाने के लिए। जो न्यूट्रिएंट या जो मिस्ट होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। मतलब कि जो न्यूट्रिएंट के जो सोल्यूशन, देखो हमारा मेन एम क्या है, उस क्रॉप को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है। अब हम वो किसी भी फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें सोयल से ही प्रोवाइड करने, ठीक है। हाइड्रोपोनिक में हमने क्या कर लिया, जो मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस है वो हमने वाटर के थ्रू पहुंचा दिए। एरोपोनिक्स में हमने क्या कर दिया, कोई न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो मिस्ट है उसके थ्रू हमने न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दिया। एक्वापोनिक्स क्या होता है, एक्वाकल्चर की तरह होता है जिसमें हम फिश को ग्रो करते हैं या फिर अदर एक्वेटिक एनिमल्स को ग्रो करते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं, जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं विदाउट सोइल, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये भी आपको समझ में आ गया कि वर्टिकल फार्मिंग में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को इंडोर एरिया में ग्रो करते हैं और आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं लाइट के, टेम्परेचर की। अब देखो वर्टिकल फार्मिंग का एडवांटेज क्या होगा, आप अभी तक समझ चुके होंगे। देखो सबसे पहले जो यहाँ पे ईल्ड आएगी वो नियर अबाउट 390 टाइम्स ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फूड जो आपका अभी अंडर द स्काई उगता है, और 95% लेस वाटर क्या करेगा, यूज़ करेगा। इसके अलावा क्या पता, अगर आप कोर्स यार अगर आप अपने घर के अंदर छत के नीचे बैठे हो तो अगर बाहर कैसा भी मौसम हो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो भी हम सीजनल जो वल्नरेबल हमारी क्रॉप सीजनल से वल्नरेबल होती है उससे को हमारी दिक्कत नहीं होगी, वो हमारा जो एड्रेस हो जाएगा वो इशू एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें पूरे साल के हाई प्रोडक्टिविटी अचीव होगी। तीसरी बात आपको पता है यार, अगर आप बाहर बैठोगे तो आपको कितने पेस्टिसाइड
पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड फ्री होएगा, ऑर्गेनिक फूड आप इजीली प्रोड्यूस कर दोगे विदाउट एनी यूज ऑफ पेस्टिसाइड। इसके अलावा क्या, जो आपके फ्यूचर फूड डिमांड्स है उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। अब ये डिफिकल्टी क्या आने वाली है, देखो सबसे पहले क्या, आपको वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए ह्यूज कॉस्ट चाहिए होगा। इसके अलावा क्या है, पॉलिनेशन, देखो आपको पता है कि जो मतलब नेचुरल जो पॉलिनेशन होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, इसमें कॉस्टली होगा। इसके अलावा क्या, हायर लेबर कॉस्ट होगा, क्योंकि जो इसमें स्किल्ड वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो इजीली अवेलेबल नहीं होती इनिशियली। इसके बाद क्या है, ये जो वर्टिकल फार्मिंग है ये मेनली टेक्नोलॉजी पे काफ़ी डिपेंडेंट होगी, और अगर एक भी दिन पावर लॉस हो गया तो वो डिवास्टेटिंग हो सकता है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो आपको पता है ये क्रॉप को फोटोसिंथेसिस तो करनी है, ठीक है। अगर भाई मतलब कि सन नहीं है, ऐसा तो कोई दिन नहीं आता ना जिस दिन सूरज नहीं आता, है ना, चाहे मध्यम सा आता है ना, वो तो मौसम ख़राब होता है, तो ऐसा नहीं होगा ना कि मतलब कि उसको लाइक आर्टिफिशियल कंडीशन आपको देनी ही देनी होगी, ठीक है। अगर एक दिन का भी पावर कट हो गया तो आपकी क्रॉप डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये। फास्ट रेडियो बर्स्ट डिटेक्टेड इन द मिल्की वे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में होती है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे फास्ट रेडियो बर्स्ट होता क्या है। देखो गाइस क्या होता है, जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कि जो आपके स्काई में जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं हर एक में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। इवन आपकी अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है, सन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसी तरह डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे मतलब कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, वो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जब वो अपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उसमें से कुछ रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ रेडियो वेव्स इस तरह से ज़्यादा ब्राइट प्रोड्यूस होती हैं या फिर बर्स्ट हो जाती हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट, ठीक है। एक बार हम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होते हैं, दे आर द ब्राइट बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव, वो रेडियो वेव जो प्रोड्यूस होती हैं बाय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विद चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जब फास्ट जो रेडियो बर्स्ट होती हैं ये इस तरह की रेडियो वेव्स होती हैं जो सिर्फ मिली सेकेंड्स के लिए होती हैं, और इन्हें इसी वजह से क्या है, इन्हें डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और उनकी पोजीशन क्या है उसे भी डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी तक जो ये फास्ट रेडियो बर्स्ट थे, अभी तक जो डिटेक्ट किए जाते थे वो डिफरेंट गैलेक्सीज में डिटेक्ट किए थे, लेकिन अभी तक एक बार भी जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें डिटेक्ट नहीं किया गया था। पहली बार जब FRB को डिस्कवर किया गया था 2007 में किया गया था, जब साइंटिस्ट ने ये ढूंढने की कोशिश की थी कि एक्चुअली में जो FRBs हैं इनका ओरिजिन क्या है, उनका सोर्स क्या है। आपको पता है गैलेक्सी क्या है, दे आर अ ग्रुप ऑफ स्टार गैस डस्ट बाउंड टुगेदर बाय द ग्रेविटी। हमारा जो सन है वो एक स्टार है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं ये सब किसके पार्ट हैं, ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, आपको पता है। उसी तरह यूनिवर्स में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज हैं। तो अभी तक क्या है, जो FRBs हैं वो अदर गैलेक्सीज में पाई गई थी, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो हमारी गैलेक्सी दैट इज द मिल्की वे गैलेक्सी उसमें FRBs को डिटेक्ट किया गया। अब ये देखा गया जो FRB का सोर्स क्या है। देखो FRB का सोर्स क्या है, एक पावरफुल मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है। देखो मैंने आपको अभी बताया हर एक मतलब कि जगह में क्या है, जो भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। तो एक जो न्यूट्रॉन स्टार है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम मैग्नेटर भी बोलते हैं, वहाँ से FRB रिलीज होता है। मैग्नेटर एक न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम ज़्यादा होता है देन अ टिपिकल न्यूट्रॉन स्टार। अब ये न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है, जब कोई भी मैसिव स्टार होता है जब वो कोलैप्स हो जाता है तब क्या बनता है, न्यूट्रॉन स्टार बनता है, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। हैबियस कॉर्पस पिटीशन, तो आपको पता होगा भी अर्नब गोस्वामी का क्या केस चल रहा है। तो भी अर्नब गोस्वामी ने क्या हैबियस कॉर्प की पिटीशन फाइल की थी कि हम उसे इमीडिएट रिलीज किया जाए, तो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। हैबियस कॉर्पस का मतलब आपको पता है अंडर आर्टिकल 32 5 तरह की रिट्स हैं। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। इसके अंदर क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल किसी भी अथॉरिटी ने अगर किसी बंदे को डिटेन किया है तो उसमें आपको कोर्ट के सामने आपको उसको पेश करना होता है। पिटीशन से ये पता चलता है, कोर्ट ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी भी अथॉरिटी ने किसी पर्सन को डिटेन किया उसकी वैलिडिटी है या नहीं। हैबियस कॉर्पस एक तरह से आपकी जो लिबर्टी, आपका राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, उसको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन। मतलब कोई आपको डिटेन ना कर ले मतलब कि इलीगल वे में, तो उससे क्या करता है, आपकी जो लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये इशू कर सकते हैं अगेंस्ट एनी पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा पूछ लेते हैं कि भी प्रोहिबिशन या मैंडेमस ये क्या पब्लिक अथॉरिटी प्राइवेट अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट आप इशू कर सकते हो, नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो हैबियस कॉर्पस है ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों के अगेंस्ट हम इशू कर सकते हैं। आगे है यूनिडो, दैट इज द UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस पहले हम ये पढ़ते हैं यूनिडो है क्या, ये इंडस्ट्रियल स्पेशलाइज्ड एजेंसी किसकी, UN की, जिसका एम है कि हम किस तरह से पावर्टी को रिडक्शन कर सकें। अब हम पावर्टी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोट करेंगे
और ग्लोबलाइजेशन को इंक्लूसिव वे में करेंगे। देखो गाइस, इंडिया के ना दो पार्ट है, मैं आपको सही बताऊं, एक इंडिया एक भारत है। मतलब कि एक तो आपको इंडिया की वो साइड दिखेगी जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, और एक आपको वो साइड दिखेगी जो बहुत ज़्यादा लीस्ट डेवलप्ड है। मतलब कि जो भी वर्ल्ड की जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होगी ना, उसको भी पीछे छोड़ देगी। ठीक है, तो हमारा एम ये है कि हम क्या कर सके, हर एक जो रूरल एरिया है उसको इंक्लूसिव वे में क्या कर सके, ग्लोबलाइजेशन कर सके, वहाँ पे भी डेवलपमेंट कर सके, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सके। तो यूनिटी को अकॉर्डिंग क्या है, हमने एक रीजनल क्लस्टर का कंसेप्ट लेके आए थे। मतलब कि देखो अभी क्या है ना, जो मतलब कि मेट्रो सिटीज़ होती है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाती है, तो इसलिए क्या है, हम रीजनल क्लस्टर कंसेप्ट लेके आए थे, किस तरह से हम हर एक रीजन्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, जहाँ पे जो यूनिटी है इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन सक्सेस स्टोरी। अभी क्या है, जो लीमा डिक्लेरेशन 2013 में आया था, उसने डिफाइन किया था कि जो यूनिटी का मिशन क्या है, इसका एम ये है कि हम किस तरह से प्रमोट कर सकें इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द मेंबरशिप। इंडिया इसका मेंबर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो गाइस अभी क्या है, लेटेस्ट डाटा आया, उसके अंदर ये देखा गया है, जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंदर हमने 50,000 करोड़ रुपीज़ क्या किए थे, इन्वेस्ट किए थे, जिसके अंदर से 78% जो फंड्स हैं वो यूज़ हो चुके हैं। दैट इज़ द 38,921 करोड़ जो पैसा है वो यूज़ हो चुका है। गरीब कल्याण रोजगार योजना 125 डे का अभियान था। मतलब देखो मनरेगा स्कीम की तरह, जिसमें आपको 100 डेज ऑफ वर्क गारंटी करता है, उसी तरह गरीब कल्याण रोजगार अभियान में क्या 125 डे का जो आपको वर्क था वो गारंटी किया था, जो स्टार्ट किया गया था 20 जून 2020 का। इसमें मिशन यही था कि जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस अपने स्टेट में आ रहे थे, जो उनका इश्यूज था, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज था, या फिर कोविड की वजह से जो रूरल पॉपुलेशन अफेक्ट हुई थी, उनके इश्यूज को एड्रेस किया गया था। इसके अंदर हमने क्या किया था, एम्प्लॉयमेंट किस 25 एरियाज को हमने आइडेंटिफाई किया था कि किस एरियाज में हम उन लोगों को एम्प्लॉयड कर सकते हैं। जैसे कुछ वेरियस वर्क्स हैं जो आप चलते रहते हैं रूरल हाउसिंग में, पुअर के प्लांटेशन, प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू जल जीवन मिशन, तो कहाँ हम उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउन कार्बन टारबेल्स फाउंड इन द हिमालयन एटमॉस्फेयर। देखो अभी एक रिसेंट स्टडी हुई है, उसके अंदर हमने क्या हिमालयन टिबेटन प्लेट्यू के कुछ एयर सैंपल को कलेक्ट किया है। उस पर से हमने देखा गया है उसके एयर सैंपल में से जो 28% पार्टिकल्स थे वो टारबोल्स हैं। अभी टारबोल्स क्या है, देखो टारबोल्स ना क्या होते हैं, देखो ब्राउन कार्बन से फॉर्म हुआ एक कार्बोनेशियस पार्टिकल होता है, जो क्या करता है, लाइट ऑब्जर्व करता है। ठीक है, देखो अब क्या होता है, जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न्स होते हैं तो कुछ क्या है जो एमिट होता है, ब्राउन कार्बन एमिट होता है, तो उस ब्राउन कार्बन से क्या होता है, कुछ कार्बोनेशियस पार्टिकल्स बनते हैं जो क्या करते हैं, लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं। अब बताओ हिमालयन तिब्बतन आ रहे हो, आपको पता है वहाँ पे कितना क्या होता है, ग्लेशियर्स होते हैं। अब भाई वो जब ज़्यादा तारबोल्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, वो अब लाइट एब्जॉर्ब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। तो इसकी वजह से क्या है, जो ग्लेशियर मेल्टेशन की जो प्रोसेस है वो तेज होगी और ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा तारबोल्स क्या है। तारबोल्स आर स्मॉल लाइट एब्जॉर्बिंग कार्बोनेशियस पार्टिकल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्राउन कार्बन एमिटेड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन इन हॉट लिक्विड कंज्यूम फ्रॉम डिस्पोजेबल पेपर कप। तो कैसे आपको पता है पेपर कप में आप लोगों ने चाय भी पी होगी, कॉफ़ी भी पी होगी। अभी क्या है, आईआईटी खड़गपुर ने एक रिसेंट रिसर्च करी है, उसने बोला है कि अभी क्या है, जब भी आप हॉट कप में, पेपर कप में क्या है, कोई भी हॉट लिक्विड सर्व करते हो, तो उसके अंदर क्या है, देखो माइक्रो प्लास्टिक होता है। देखो आपको पता है, आप पेपर को अगर आप पानी से धो, वो पानी क्या है, उस पेपर को फाड़ देती है। ठीक है, तो पेपर कप आप खुद सोचो, वो हाइड्रोफिलिक होता है, एक्चुअल में वो उसको नहीं होल्ड कर सकता, किसको, पानी को या किसी भी लिक्विड को। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ उसमें केमिकल्स ऐड करते हैं, जैसे हम मेनली माइक्रोप्लास्टिक ऐड करते हैं, मेनली हम पॉलीथाइलिन यूज़ करते हैं, ताकि जो पेपर कप है वो उस लिक्विड को क्या कर सके, होल्ड कर सके। ठीक है, तो इसमें यही बोला है कि जब भी आप किसी हॉट लिक्विड को सर्व करते हो इस पेपर कप में, तो उसके अंदर जो माइक्रोप्लास्टिक होता है वो डिग्रेड होने लगता है, जिसकी वजह से कुछ हजार्डस कंपोनेंट्स होते हैं वो उसमें क्या होने लगते हैं, स्टार्ट आने लगते हैं, जो भी उसके अंदर होते हैं। पेपर कप्स को यूजुअली हाइड्रोफोबिक फिल्म से बनाया जाता है, जो कि मेनली प्लास्टिक से बनती है, दैट इज अ पॉलीथाइलिन। कुछ कभी कभी कुछ और पॉलीमर्स हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट के अंदर ही क्या होता है, जो माइक्रोप्लास्टिक जो लेयर होती है वो डिग्रेड हो जाती है, जैसे वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है। माइक्रोप्लास्टिक में काफ़ी कंटेमिनेंट्स होते हैं, जैसे टॉक्सिक हैवी मेटल होते हैं, जैसे पैलेडियम, क्रोमियम एंड कैडमियम। ठीक है, अब देखो दो अवार्ड हैं, सितारे गायत्री एंड सृष्टि गायत्री। अभी क्या है, ये अवार्ड्स किसने लॉन्च किए हैं, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दिए हैं उन स्टूडेंट्स को। देखते हैं, देखो इनकी फुल फॉर्म देखते हैं, फॉर स्टूडेंट इनोवेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एक्सप्लोरेशन गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन, तो ये है। सेकंड है सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड। जो गाइस जो सितारे गायत्री अवार्ड है, ये हर साल दिए जाते हैं उन
उन टेक्नोलॉजीज़ को जो स्टूडेंट्स के द्वारा डेवलप किया जाता है इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल डिवाइस। इसके अलावा जो सृष्टि गायत्री अवार्ड्स हैं ये उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। ठीक है, लास्ट न्यूज़ अभी के जो इंडिया के जो टीनेज हैं उनको रैंक लो मिला है बॉडी मास इंडेक्स में। ठीक है, तो गाइस ये आपको पता ही होगा बॉडी मास इंडेक्स क्या है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होता है उसे बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। इंडिया का जो रैंक है 200 कंट्रीज़ में से बॉयज़ का जो एवरेज वेट होना चाहिए, एवरेज BMI होनी चाहिए, उसमें 198 था है, और लड़कियों का गर्ल्स का जो वेट है आई मीन जो एवरेज BMI में स्कोर किया 196। ठीक है, ये जो एवरेज BMI लिया 19 ईयर ओल्ड बॉयज़ और 19 ईयर ओल्ड गर्ल्स का लिया है BMI। और ये स्टडी किसने पब्लिश किया, लैंसेट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। BMI क्या होता है, वेट कितना है आपका डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन द मीटर। WHO गाइडलाइंस ये बोलते हैं कि जो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स है वो कितना होता है 18.5 to 24.9, और अगर 25 से ज़्यादा इसका मतलब यू आर ओवरवेट, एंड अगर आपका जो BMI वो 30 से ज़्यादा इट मीन्स यू हैव ओबेसिटी। तो जो इंडिया का जो देखा गया है वो 19 ईयर ओल्ड बॉय का जो मीन बॉडी मास इंडेक्स है वो 20.1 है, और गर्ल्स में कितना है 20.1, दोनों लड़के लड़कियों का सेम है 20.1। देखा जाए तो नॉर्मल ही है। तो चलिए गाइज यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन कंप्लीट होती है। अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।